गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 60। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा है आपकी 10वीं। तो स्टूडेंट, ये है दिसंबर 1 की वर्कशीट। आज है 30 नवंबर, आप लोगों की आज छुट्टी है, तो आप कल इसको करके आपको भेजनी है। तो विकास पुनरावृत्ति, तो आपका ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग होता है, ठीक है। अभी एक हमारी जो मदर है, उनके लिए उनको लगता है कि उनके जो कपड़े धोने का अगर कोई सामान जो है वो जो उनकी लाइफ को ईजी कर दे, तो वो उनका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। एक मजदूर है, उसको लगेगा कि मशीनें ना आए, ठीक है, उसके पास खुद का कोई स्किल नहीं है, तो वो ये कहेगा कि मशीनें ना आए और जो वेजेस हैं, जो मेहनताना है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है, मुझे ज़्यादा वेज मिले। तो सब लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, आगे नहीं जाना है। और करना क्या है, अगर यहीं कर दोगे तो सुनोगे कैसे, पहले सुन लेना मैं क्या कह रही हूँ। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और अपने आंसर राइट नहीं करना। आंसर राइट कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। और अगर आंसर राइट नहीं करने तो एटलीस्ट माइंड में, ठीक है, एक पेन कॉपी लेना। विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों हैं, ठीक है, खुद से पूछना। जैसे मैंने आप लोगों को ये वर्कशीट कराई हुई है, तो किस तरीके से मैंने ये कराई हुई है आपको, है ना, कि क्यों है उन लोगों में अलग अलग धारणाएं, ठीक है। तो ये आप आंसर देंगे कि अच्छा, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, हो सकता है ज़रूरतें, ठीक है। पूरा नहीं लिखना, ज़रूरतें फिर 4-5 वर्ड्स लिख दिए उसके नीचे, इस वजह से हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाना, कोड वर्ड्स में आंसर को लिखना, 8-10 वर्ड्स में। फिर आगे वीडियो को देखना कि आपको कितना समझ में आया था उस टाइम जब मैंने करवाया था, और आप किस तरीके के आंसर आप लिख पा रहे हो। ट्राई करना बेटा। इससे देखो, शुरू में हो सकता है आपको एक ही पॉइंट याद आए, हो सकता है अगले दिन 2 पॉइंट याद आए, इससे लेकिन आपका माइंड क्या हो जाएगा, आंसर राइटिंग स्किल जो होता है वो डेवलप किया जाता है, वो अपने आप इनबोर्न नहीं होता है। तो विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं। लोगों के जीवन में परिस्थितियां भिन्न होती हैं, उनकी आय अलग होती है, व्यवसाय, जीवन स्तर अलग होते हैं। जैसे कोई भूमिहीन मजदूर है, कोई किसान है, कोई शिक्षित बेरोजगार है। अब जो भूमिहीन मजदूर है, जिसके पास भूमि नहीं है और उसके पास कोई स्किल भी नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो वो क्या चाहेगा कि भाई जो जमींदार है ना, उसके पास अब की बार मशीन ही ना आए, मुझे ही वो कटाई के लिए बुला ले, तो उसकी ज़रूरत ये है। अब जो किसान है, वो ये चाहेगा कि उसकी जो फसल है उसके दाम अच्छे मिल जाए, है ना। और जो शिक्षित बेरोजगार है, भाई शिक्षित भी है, पढ़ा लिखा है, उसको जॉब मिल जाए। होता है ना, जॉब मुश्किल से मिलती है, ये तो हम सभी देखते हैं पढ़ने लिखने के बाद। कोई अमीर है, सबकी आकांक्षाएं हैं, ठीक है, और लक्ष्य। अब कोई अमीर है तो अमीर हो तो ये सोचेगा कि मैं किसी को हायर करूं तो कम से कम पैसे में मेरे को लेबर मिल जाए, है ना, ऐसा ही चाहेगा ना वो। तो सबकी आकांक्षाएं और सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जैसे देखा जाए तो मेरे लिए डेवलपमेंट है कि आप लोग अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अगर अच्छा पढ़ोगे तो मुझे खुशी मिलेगी, मेरे लिए वो डेवलपमेंट है, राइट। तो इसीलिए विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास की धारणाएं क्या होती है, अलग अलग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड किस प्रकार भिन्न है। विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है आपका, वो मेजर करता है, ठीक है, कि भाई किस देश में किस तरीके का विकास हो रहा है, किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड फिर यूएनडीपी ये किस तरीके से मापता है। तो देखो, जो ये है ना, विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करता है। विश्व बैंक क्या करता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करता है। कि जैसे मान लो किसी देश की जो इनकम है प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, तो वो डेवलप्ड हो जाएंगे। तो विश्व बैंक क्या क्राइटेरिया लेता है देखने के लिए, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, मैंने सिखाया था आपको। जितनी टोटल पॉपुलेशन होती है, टोटल जनसंख्या होती है, ठीक है, जनसंख्या, और जितना जीडीपी, ठीक है, घरेलू उत्पाद से आया है, जीडीपी से आया है, उसको डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमारी टोटल जो इनकम होती है एक देश की, उसको जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल आती है, ठीक है। आप चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी। जबकि यूएनडीपी शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल में नामांकन जैसे जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का प्रयोग करता है। देखते हैं, अगर आज मैं बता देती हूँ, ये तो अपना वर्कशीट वाला चैनल है जिसपे जूम एजुकेशन खाली लिखा हुआ है, खाली इन द सेंस ओनली जूम एजुकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर वर्कशीट डालेंगी जिसपे जूम एजुकेशन
9-10 लिखा हुआ है, उस पर आपकी 9-10 की चैप्टर्स की वर्कशीट डलेंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को लाइव आ जाऊँ और आपको ये वाला चैप्टर कवर करा दूँ। ये वाला जो है ये मुझे अच्छा भी लगता है। तो लेट्स सी कि आते हैं। तो आप लोग जूम एजुकेशन पे एक बार जाके देख लेना। वैसे तो मैं पोस्ट इधर भी शेयर कर देती हूँ इस वाले पे भी 9-10। और बहुत सारे चैनल जूम एजुकेशन के हमसे लोग बना लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना अपने जूम एजुकेशन चैनल पे, हर जूम एजुकेशन चैनल पे अराउंड 80+ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और खोलने के बाद मेरी आवाज़ तो आपको पता है लग ही जाती है, ठीक है। तो चलिए अन्य कारकों का प्रयोग करते हैं। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है? बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है? सच कह रही हूँ। देखो, अगर अभी देखा जाए ना, तो मैं अपने घर का एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे फादर टीचर हैं, ठीक है। हम सारे बहन भाई, हम 5 बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं और एक भाई हैं, हम 5 टीचर हैं, ठीक है। लेकिन पापा जो हैं पढ़े हुए थे, DU यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ था। अब मेरे ताऊजी हैं, एक फौजी हैं, एक सरपंच थे, लेकिन उनके बच्चों ने उतना पढ़ाई नहीं किया। तो लाइक अब जो मेरी सिस्टर्स हैं, कज़न सिस्टर्स हैं, हालांकि हम सब लोग ऐसे 15 सिस्टर्स हैं कज़न्स, तो ऐसा डिफरेंस नहीं होता है कि भाई हम अलग अलग हैं, तो एक फैमिली में ही। तो वो लोग क्या कहते हैं, जो मेरी रेस्ट 10 सिस्टर्स हैं, लाइक हम 4 सिस्टर्स जो है वो अर्न कर रहे हैं, वो भी टीचिंग कर रहे हैं, टीचर्स हैं, और जो मेरी रेस्ट सिस्टर है, तो वो क्या कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम अपने लिए, तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो मांगना कहाँ से नहीं पड़ा, क्योंकि हमने एजुकेशन एक्वायर की। एजुकेशन से फिर हमने जॉब ली, चाहे किसी ने ट्यूशन पढ़ाया, चाहे कोई स्कूल में टीचर लगा, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब लगा, किसी भी उस पर लगा। लेकिन वो लगा कहाँ से? पैसे तो इतने नहीं थे, एक टीचर की इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। हम 5 भाई बहन थे, लेकिन कहाँ से आई वो आर्थिक विकास? हम लोगों पे से, जैसे कि लाइक मेरे को अपने लिए लैपटॉप लेना था, चलो ठीक है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी, मेरे को पेन टैब लेना होता, जो भी चीज़ें लेनी थी, कहाँ से आया? अब मैं कहाँ से पैसा कमा रही हूँ? अपनी साक्षरता से ना, अपने एजुकेशन से ना। तो अल्टीमेटली अब मैं अपनी बाकी दीदियों को देखती हूँ, ठीक है, वो एक रिच फैमिली में उनकी शादी हुई, लेकिन उनको हमेशा पैसा अपने हस्बैंड से मांगना पड़ता है। और जब हम किसी से चीज़ मांगते हैं ना, तो सामने वाला दोष हमेशा दिखाता है। तो ये चीज़ होती है। तो वो मेरी बहनें मुझे कहती भी हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा है कि तुम लोगों ने पढ़ाई की। एंड दूसरी चीज़, चलो ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट पे हम यहाँ पे एंड करते हैं। अब क्या हुआ कि जो मेरी खुद की सिस्टर्स हैं, लाइक वो 10th पास हैं, ठीक है, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी उतना ध्यान नहीं दे पाई, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई? ये चीज़ मेरे फादर से स्टार्ट हुई। वो खुद टीचर थे, उन्होंने एजुकेशन की वैल्यू जानी, वो एजुकेशन की वैल्यू हमारे अंदर इनकलकेट की। मेरे जो ताऊजी थे, पापा ने उनको भी मोटिवेट किया, बट उनको लगता था कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जानी चाहिए, तो उन्होंने शादी की। अब वो एक तरह से देखा जाए तो आगे तक का जो सिस्टम है बिगड़ गया। अब उनको जाना पड़ेगा, ट्यूशन पे बच्चे हैं, आप लोग हो, क्या करते हो, बाहर जाते हो, तो ट्रैक नहीं रख पाते हैं। लेकिन घर में ये पता है कि हाँ सामने वाले को सब कुछ आता है, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया। तो यहाँ पे एजुकेशन और आर्थिक विकास इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने विचार इसी तरीके से लिखेंगे। साक्षरता सिर्फ हमारे खुद के विकास तक सीमित नहीं है, इसका गहरा संबंध सामाजिक और आर्थिक विकास से भी है। अब बात आते हैं, हमारा तो डेवलपमेंट हो गया, अब मैं बाकी डेवलपमेंट कैसे कर रही हूँ? चलो ठीक है, मेरी बेसिक नीड पूरी होगी, मेरा रोटी कपड़ा मकान मेरा चल रहा है। फिर मेरे अंदर इच्छा जागी कि हाँ भाई, जो एजुकेशन मैंने एक्वायर की है वो मैं बाकी लोगों को भी दूँ, जो आपके टीचर्स हैं वो बाकी लोगों को भी दें। अगर उनके पास अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन है, तो वो डेफिनेटली जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देंगे। और जो स्टूडेंट्स अगर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेंगे, उनको पता लगेगा एजुकेशन है क्या, हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में हो क्या रहा है, एग्जैक्टली वही एजुकेशन है। तो क्या हुआ, जब सब बच्चों को सब कुछ पता लग जाएगा कि ओके पैसा इस तरीके से आता है, पैसा इस तरीके से जाता है, इस तरीके से हमारी चीज़ें बिकती हैं, इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन होता है, इस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं, तो वो आया कहाँ से? वो आया तो साक्षरता से ना। चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, किसने बनाया? टीचर ने बनाया। कैसे बना? साक्षर बन के, ठीक है ना। तो ठीक है, बिजनेसमैन भी एक लेवल के बाद बहुत कुछ बिजनेसमैन को भी सीखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे साक्षरता सिर्फ हमारे खुद के विकास तक सीमित नहीं होती। तभी तो मैं कहती हूँ, आप सिर्फ बच्चे नहीं हो, आप हमारे देश का भविष्य हो। इसीलिए मैं जोर देती हूँ कि प्लीज़ पढ़ा करो।
इससे जन समुदाय का ही आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर में सुधार होता है। रोजगार में वृद्धि होती है, भाई पढ़े लिखे होगे तो कम से कम चलो ठीक है, नई जॉब लगी, अपना सेंटर खोल लेंगे, अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो आ जाएंगे बच्चे। साक्षरता से समाज के सभी वर्गों में जागरूकता होती है, चलो ठीक है जॉब भी नहीं करनी, आपने पढ़ लिख लिया, आपको ये पता है कि कौन सा कैरियर ज़्यादा अच्छा है, काउंसलिंग सेंटर खोल लो। तो सभी सेंटर्स में हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, ठीक है, जिससे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है, नए उद्योग स्थापित करने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता हो सकती है। क्या सत्य है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि हमारी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जिनकी हमें बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता हो सकती है। धन से केवल भौतिक उपभोग वाली वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, एक जा काट लेना, लेकिन प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण, वायु आदि को धन से नहीं खरीदा जा सकता। अगर पर्यावरण दूषित हो तो चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए एक समान रूप से दूषित होता है। अब एक बात सोचो, मान लो मेरे को माइग्रेन है, ठीक है, या मान लो मेरे को मान कर लो मेरे को है ही बैक पेन रहता है, ठीक है, तो क्या ये चीज़ मैं पैसे से ठीक कर सकती हूँ? नहीं कर सकती भाई। हेल्थ तो मेरे को खुद ही टाइम देकर ठीक करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम पैसे से नहीं खरीद सकते। अब मान लो मैं दिल्ली में रह रही हूँ, ठीक है, क्या मैं दिल्ली की एयर क्वालिटी पैसे से खरीद सकती हूँ? वैसे तो है ही नहीं पैसा, बट स्टिल अगर मान लो मेरे पास पैसा हो तो क्या मैं दिल्ली की एयर क्वालिटी खरीद सकती हूँ? नहीं खरीद सकती। यहाँ का पानी सूट नहीं करता है, क्या मैं पानी ठीक कर सकती हूँ? ठीक है, पानी फिर भी मंगा लूँगी मैं, लेकिन एयर क्वालिटी का क्या, ब्रीथ तो वही करूँगी ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम किसी का प्यार है, किसी की रिस्पेक्ट है, ठीक है, रिस्पेक्ट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, ठीक है, रिस्पेक्ट भी एक लव होता है, बट वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है। तो हम वो नहीं खरीद सकते जब तक हम वो काम नहीं करेंगे। तो चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, बस इसी तरीके से आपको ये आंसर लिखना था। मैं चीज़ें अब है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती, माध्यमिक स्तर की भी नहीं। देखो, कम उम्र में शादी कर देना, माता पिता का शिक्षित ना होना, कमज़ोर आर्थिक स्थिति होना, बिल्कुल ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। कई बार जैसे मैं अपने गांव में जाती हूँ, 5-6 लड़कियां पैदा हो गई भी, ठीक है, हो गई, तो आप लोग अपने साथ उनको झाड़ू पोछा करने के लिए भी ले जाते हो, ठीक है। बच्चा कह देता है मेरे को तो झाड़ू पोछा ही अच्छा करना लगता है, मैं तो यही करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, पढ़ना किसको अच्छा लगेगा। अगर मैं उस एज में हूँ और मुझे झाड़ू पोछा कर, खैर मेरा थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो था, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अगर उनसे कह दिया जाए कि मत पढ़ो और 5 मिनट में झाड़ू पोछा मार के बैठ जाओ, भाई बच्चा तो यही करेगा ना, उसको तो वो बच्चा है अभी, उसे नहीं मालूम कि उसके लिए क्या होने वाला है। बट जब वो बड़ा हो जाता है ना, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, तब उनको समझ में आता है यार ये काम नहीं करना चाहिए था, हमें तो ना उस टाइम पढ़ लेना चाहिए था। मेरी सिस्टर है, ठीक है, सबसे बड़े वाली, वो आज भी ये कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम सब लोग ऑफिस जाते हो, तैयार होकर जाते हो और मैं नहीं जा पाती हूँ। तो मुझे फील होता है, हालांकि घर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही था, तो शी सेक्रीफाइस दैट। तो मुझे हर पर्सन जब बड़ा हो जाता है तो ये चीज़ सोचता है। कम उम्र में शादी हो जाती है क्योंकि घर में पैसा नहीं होता है, ठीक है, और कम उम्र की लड़कियों की, इवन मैंने ये भी देखा है, बड़े बड़े बूढ़े 35 साल के बंदे से 15 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है, जस्ट इसलिए कि वो अच्छी जॉब कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, इट्स फाइन, बट बहुत सारे आज के सिनेरियोज़ में तो मैं ये कहती हूँ कि हमें जब तक एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन ना हो जाए, मतलब खुद सब कुछ ना करे, तब तक नहीं करना चाहिए। तो इसके मेन 3 कारण यही है। माता पिता शिक्षित नहीं होते, उन्हें एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता होती कि एजुकेशन क्रिएट क्या कर सकता है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति होना, ठीक है, देखो बच्चा, मैं हमेशा यही कहूँगी, चाहे लड़की हो, और स्पेशली लड़की को ही कहूँगी, ठीक है, लकड़ी लिख रही हूँ ठीक है, तो आपको हमेशा इतना काम, तो इतना पढ़ाई लिखाई या इतना कोई स्किल है, डांसिंग है, पेंटिंग है, ट्यूशन है, आपका कढ़ाई बुनाई है, फैशन डिज़ाइनिंग, व्हाट एवर यू वांट टू डू, जस्ट आप अपने ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट रहो, किसी और पर नहीं, ठीक है। कभी भी ये सोचकर आगे मत बढ़ना कि आपके हस्बैंड आपको दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। अगर इस सोच से आगे बढ़ोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, दुख बहुत मिलेंगे, ठीक है। और लड़कों को भी मैं यही कह रही हूँ कि रिस्पेक्ट तभी मिलने वाली है जब आप करके कुछ खिला दोगे सामने वाले को। देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है, ठीक है।
किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, लाइक पार्क मिल गया हमें, पीने का जल मिल गया हमें, भाई अच्छा मिलना चाहिए, और हमें जो ट्रांसपोर्ट है वो मिल गया। बिना बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं के किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, पेयजल है, साफ सफाई आदि। बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, पेयजल और साफ सफाई व्यवस्था समग्र रूप से किसी भी देश के विकास के लिए बिल्कुल संभव है। भई अगर मान लो जो गरीब इंसान है और हम लोग जैसे मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो उन लोगों को अब हम नहीं खरीद सकते भाई उसकी मिनरल की बोतल, तो भाई पानी तो आप हमें साफ सफाई प्रोवाइड करो ना। अगर हमें गंदा वाटर मिलेगा तो कैसे तो हम बीमारियों से बचेंगे और कैसे हम वो करेंगे। और अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सस्ता नहीं होगा तो भाई हम तो पैसे नहीं दे सकते, कैब नहीं बुला सकते, हमें तो बस में जाना है, हमें तो ट्रेन में जाना है, हमें तो सस्ता पे वो चाहिए। तो ये गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, सार्वजनिक सुविधाएं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शिक्षा, जैसे भाई गवर्नमेंट स्कूल नहीं हो, आप सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो, तो मतलब कितना मुश्किल हो जाएगा ना। हम नहीं दे सकते प्राइवेट स्कूल की फीस, ठीक है भाई, हम पढ़ सकते हैं लेकिन उतनी फीस नहीं है सबके बस की देनी। तो ये सार्वजनिक सुविधाएं जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है और किसी देश के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरण के संरक्षण को रोकने के लिए, संरक्षण है शायद ये आपके क्वेश्चन में, संरक्षण को रोकने के लिए 3 उपाय लिखिए। सतत का होता है कि हम इस तरीके से काम करें कि भाई हमारा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और आने वाली जनरेशन को भी सब चीज़ें मिलती रहें। पता है, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, पर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, बाद में बताऊंगी। ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमारी भावी पीढ़ियों को की ज़रूरत को ध्यान में रखकर वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे, सतत आर्थिक विकास कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण रोकने के उपाय, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। एसी, फ्रिज, डीजल से चलने वाले वाहन आदियों का सीमित ऐसे आएगा, ठीक कर लेना, सीमित उपयोग होना चाहिए। पर्यावरण रक्षण के परिणाम राष्ट्र या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। कथन, पर्यावरण रक्षण के परिणाम राष्ट्र या राज्यों की सीमा का सम्मान नहीं करते। न्याय संगत व्याख्या कीजिए। देखो, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब है तो इसके आसपास के एरिया की बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो एटमॉस्फेयर है, सर्कुलेट होती रहती है वायु, यहाँ से उधर चला जाएगा पॉल्यूशन। पर्यावरण सीमाओं के दायरे में बंधा हुआ नहीं होता। पर्यावरण तो भाई जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये तो वायु आज यहाँ ट्रेवल कर रही है, कल वहाँ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। बारिश कहीं ठंड कहीं हो रही है, जैसे बारिश हो गई कहीं पे तो ठंडी हवा हमारे हम तक भी पहुँचती है ना। अगर किसी क्षेत्र विशेष का पर्यावरण दूषित होता है तो उसका असर दूर तक जाता है। जैसे दिल्ली के आसपास के राज्यों में कृषि अवशेष, पराली आदि जलाने से उसका धुआं दिल्ली तक आता है और यहाँ के पर्यावरण को भी दूषित करता है। पृथ्वी के पास सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक व्यक्ति के अलावा इसको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए किसी प्रकार प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। बिल्कुल भाई, पृथ्वी इतना इतना अच्छा प्लेनेट है हमारा। तो गांधी जी ने यह कथन कहा था कि हम लोगों के पास नहीं, अब देखो एक इंसान के पास तो 100 क्या 1000 किले हैं, एक के पास बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे लगा लो ये लालची इंसान है, मतलब लगा लो, वैसे लालची नहीं होता, ठीक है, उसको जैसे भी मिला है, आई डोंट नो, हम भी कमा लेंगे अपना जैसे भी कमेगा हमसे, है ना। तो यहाँ पे जिस मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ समझाने के लिए, तो ये तो अपना रिच हुआ जा रहा है। एक बंदा है, उसके बेचारे को एजुकेशन देने के लिए भी बेचारे के बच्चे के लिए पैसे नहीं है। तो वही यहाँ पे यही चीज़ सिखाई जा रही है कि भाई लालच के लिए तो नहीं है पृथ्वी, लेकिन अगर सबका भरण पोषण हो सकता है। गांधी का यह कथन विकास की चर्चा के लिए प्रासंगिक है। हम जानते हैं कि धरती के पास इतने संसाधन हैं। देखो, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आई वॉन्ट कि आप ह्यूमनिस्टिक बनो, कभी भी लालची मत बनना। और ह्यूमनिस्टिक बनने के लिए एक ही क्राइटेरिया होता है कि आप हमेशा सच्चाई की तरफ बढ़ो, ठीक है। हो सकता है आप 10 बार झूठ बोलते हो दिन में, कोशिश करना अगले दिन 9 बार बोलो, फिर 8 बार, फिर 7 बार। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1% भी झूठ नहीं बोल पाओगे आपका, तो उसके बाद जो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी ना, वो स्ट्रेंथ हमें जीवन में बहुत कुछ देती है, ठीक है। तो वे हमारे जीवन में कम नहीं पड़ने वाले, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी के आगे भी सोचना होगा, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना होगा। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपने लोभ पर काबू पाना होगा और प्रकृति से केवल उतना ही लेने की आदत डालनी होगी जितना ज़रूरी है, ठीक है। अब मान लो हम एयर क्वालिटी को इतना दूषित कर देते हैं तो फिर लोगों में बीमारियां भी बहुत होंगी। अब जो बच्चे पैदा होंगे वो बीमार ही होंगे, पहले की इम्यूनिटी में से और आज की इम्यूनिटी में से। देख लो, विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर को उल्लेख कीजिए।
विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत निम्न होती है। विकसित देशों में विकासशील देशों में सार्वजनिक सुविधाएं बहुत बेहतर होती हैं। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में उच्च जीवन स्तर होता है, बिल्कुल हाई क्वालिटी का होता है। उनकी जो हेल्थ सर्विसेज वगैरह होती है बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है? विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है? क्योंकि विकास का स्तर मापने के लिए शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए, लोगों के जीवन का। देखो भाई, अब विकास होना क्या होता है? विकास लाइक बंदा खुश है, ठीक है, उसके अंदर कुछ स्किल डेवलप हुआ, पैसा तो चल कमा रहा है, वो कैसे भी करके कमा रहा है, क्या वो स्वस्थ है, ठीक है, क्या उसके अपने आसपास का जीवन स्तर सुधार पा रहा है? तो इसलिए सिर्फ आय से हम नहीं माप सकते हैं कि उसका जीवन का स्तर कैसा है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ठीक है, UNDP मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ठीक है। विकास के मापने के लिए संकेतों को एक सूची बनाइए। विकास को मापने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर यूज किए जाते हैं? ये है प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कोई बंदा कितना जीता है, ठीक है। पहले देखो ना, मतलब अगर बात की जाए आज से पहले की, तो कुछ बच्चे तो पहले ही मर जाते थे, पैदा मतलब जब डिलीवरी होती थी ना लेडी की, तभी मर जाते थे, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, दाई आती थी बाहर निकलती थी, भाई नहीं बच सका आपका बच्चा, टाइप ऑफ ऐसा होता था। तो अब एक तो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत मतलब कम हो गया है। दूसरा, अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम अप्रोक्स 70 ईयर्स है, ठीक है, बढ़ गई एजुकेशन आने के बाद, मेडिकल हेल्थ आने के बाद। अब किसी को मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ के बाद काफ़ी हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण लिखिए। विकास के स्तर को मापने के लिए आय एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। विकास के स्तर को मापने के लिए शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन प्रत्याशा आदि सभी का आकलन करना जरूरी है। UNDP भी लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। साथ के साथ इसलिए मैं पढ़ती हूँ ताकि कुछ गलत हो जाए तो रिपीट करा सकूँ। तो स्टूडेंट, एक और बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बतानी है, मैं 7 दिसंबर को जा रही हूँ कैंप में, तो हो सकता है कुछ वीडियोस जो होंगी जो आपके सर बनाए, शुभनीत सर बनाएंगे, ठीक है। तो डोंट थिंक कि ये किसी और का चैनल, अपना ही चैनल है, लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस बनाकर ही जाऊंगी, 7 डेज़ में ही वापस आ जाऊंगी। बट फॉर दैट आई थिंक आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि साथ मैं बहुत टाइम से विपश्यना गई नहीं हूँ, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ उस प्लेस को, लाइक मैंने मेडिटेशन अच्छे से किया नहीं है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग, एंड आप प्लीज़ मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ओके। तो आज की वीडियो का टारगेट हम रख लेते हैं 2000 लाइक्स का, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।